जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में पक्षियों के बारे में कुछ अध्ययन करने वाले हैं जो कि बार बार हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन है ना, स्टार्ट करते हैं सीटेट। ठीक है, CTET 2023 के लिए जो कि 28 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण EVS और पक्षियों के बारे में। ठीक है, पक्षियों के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे थीम के बारे में कभी क्रम पूछ लेता है कि कितनी थीमें हैं और उनका क्रम कौन कौन सा है। तो आप इनका क्रम याद रखिएगा कि कौन कौन से क्रम है और कौन कौन सी थीमें हैं। ठीक है, देखिए पहला थीम है परिवार एवं मित्र। ठीक है, परिवार और मित्र, संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। ठीक है, पहला है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। पहला थीम कौन सी है? परिवार और एंड मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय या आवास, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और या करते हैं ना, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा, पहला परिवार एंड मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा पानी, पांचवा यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं या फिर चीज़ें जो हम बनाते हैं। ठीक है, ये 6 थीम है पर्यावरण अध्ययन पे आधारित। आप इन 6 थीमों को याद रखिएगा क्योंकि आपसे परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ देता है या फिर दे देता है कि कौन सी इसमें से पर्यावरण अध्ययन की थीम है या कौन सी थीम नहीं है। 4 ऑप्शंस में से आपको छांटने के लिए दे देगा। तो आप याद रखिएगा कि पहली थीम है प्लांट, फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है हाउसिंग और चौथा है वाटर, पांचवा ट्रेवलिंग और छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह हमारी 6 थीमें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चलिए आगे अब हम पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, लिखा हुआ कि पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, उन्हें घोंसला बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वे अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, है ना। ध्यान रखिए कि पक्षियां जो होती हैं वह किस लिए घोंसले का निर्माण करती हैं, तो केवल अंडा देने के लिए। किस लिए? अंडा देने के लिए ना, अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती हैं। और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, है ना। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चला जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे, है ना। कह रहा है कि सोचो यदि जब हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाते और हमें बोलना आ जाता, हमें घर अपना छोड़ना पड़ता तो हमें कैसा लगता। पक्षियां अपना घोंसला इसलिए बनाती हैं कि वे अंडा दे पाएँ। जब उनके अंडे से उनके बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसले छोड़कर क्या करती हैं, चली जाती हैं, है ना। अगला है कि घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, ज़मीन पर या पानी में, जहाँ वे रहते हैं। जैसे कि अगर जहाँ पानी में रहने वाली चिड़िया है, पेड़ पे रहने वाली चिड़िया है, ज़मीन पे रहने वाली चिड़िया है, तो जब उन्हें अंडा देना होता है तो वे अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। जब वे अंडा दे लेती हैं तो अपने घोंसले को छोड़कर पानी में, पेड़ पर, ज़मीन पर, जहाँ उन्हें उचित स्थान दिखता है वे वहाँ चली जाती हैं। आगे है दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में, है ना। अलग अलग और भी जो दूसरे जानवर हैं अलग अलग जगह स्थान पे रहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। कुछ पेड़ों को ऊपर रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों को उनका घर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ पे यह बात की जा रही है। बात को ध्यान से समझिएगा कि पक्षी अपना घोंसले का निर्माण क्यों करता है, उसे घोंसला बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। तो वे अपने अंडा देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। जब उनके बच्चे अंडे से निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि पक्षियों के कई दुश्मन भी हैं, है ना। पक्षियों के
कई दुश्मन हैं, जैसे पक्षियों के मनुष्य भी दुश्मन है और दूसरे जानवर भी, है ना। एक तो पक्षियों के मनुष्य ही दुश्मन है, क्योंकि मनुष्य क्या करते हैं, उनके घोंसलों को बिगाड़ देते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनके अंडे को तोड़ फोड़ देते हैं, या फिर कोई दूसरे जानवर भी ऐसा ही करते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं, या फिर उनके घोंसलों को बिगाड़ देते हैं, उनके घर को बिगाड़ देते हैं, है ना। जैसे कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कौवा क्या क्या करता है कि अंडा चुरा लेता है, गिलहरी उनके अंडों को तोड़ देती है, गिरा देती है, बिल्ली, चूहा आदि मौका देखते ही अंडा उनके चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं, है ना। जो पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से हैं, जैसे पहले तो जानवर ही हैं, उनका शिकार कर देते हैं, उनके घोंसलों को तोड़ देते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं। ऐसे और भी जानवर हैं जो मौका पाते ही उनके अंडों को चुरा लेते हैं, या फिर कई बार तो उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं, है ना। उनके घोंसलों को भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पक्षियों के दुश्मन कौन कौन से हैं, इनको याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला पेज है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कौन सी पक्षी आ गई, चील, बाज और गिद्ध, है ना। चील, बाज और गिद्ध के बारे में बात करेंगे। ये रहा चील, बाज और गिद्ध, इनका फिगर आराम ध्यान से देखिए। चील, बाज और गिद्ध, इनके बारे में हम बात करते हैं। आइए इनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध, ठीक है। देखिए, ये जो पक्षी हैं हमसे, मनुष्य से 4 गुना, कितना गुना, 4 गुना, 4 गुना अधिक दूर तक किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देखने में सक्षम है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर से देख सकता है तो उससे यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देखने में सक्षम होती हैं। हमसे 4 गुना दूर पर देख पाते हैं। यदि हम किसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं तो पक्षियाँ क्या होती हैं, वह 8 मीटर दूरी से ही देखने में सक्षम होती हैं, है ना। अब देखिए, यह पक्षी पेड़ के वृक्ष में सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। चील, बाज जैसे जो पक्षी हैं, चील, बाज और गिद्ध, ये जो 3 पक्षियां हैं वह मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, है ना। और ये क्या करती हैं कि पेड़ के ऊपरी शाखा पर, है ना, पेड़ के सबसे ऊपर घोंसला बनाती हैं, है ना। पेड़ की वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर घोंसला बनाती हैं। और जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी पर देख पाते हैं वह 8 मीटर की दूरी से ही देख लेती हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 किलोमीटर दूरी, है ना, 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, 4 गुना ज़्यादा हमसे देख पाते हैं। आइए आगे क्या है, देखिए आगे पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले के बारे में देखते हैं, है ना। कि पक्षियां अपना घोंसलों का निर्माण, अलग अलग पक्षियां अलग अलग अपने अपने घोंसलों का निर्माण करती हैं, और किन किन तरीकों से करती हैं, क्या क्या चीज़ें मिला के अपने घोंसलों का निर्माण करती हैं। आपको तो पता ही चल गया कि पक्षियां घोंसला क्यों बनाती हैं। वे रहने के लिए नहीं, अंडे देने के लिए अपने घोंसले का निर्माण करती हैं। जब उनके अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे क्या करती हैं, अपने घोंसलों को छोड़कर चली जाती हैं, है ना। अब देखिए, इंडियन रोबिन के बारे में बात करते हैं। इंडियन रोबिन यह है कलचड़ी इंडियन रोबिन पक्षी के बारे में बात करते हैं कि यह अपने घोंसला का निर्माण कैसे करती है। देखिए, जो इंडियन रोबिन है यह पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है ना। इसमें जो रोबिन पक्षी है, इंडियन रोबिन, हाँ, कलचड़ी पक्षी जो है, देखिए ये है उसका घोंसला। और किस लिए अपने घोंसले का निर्माण करती हैं, अंडा देने के लिए, है ना। ये इंडियन रोबिन है। अब देखिए, इसका जो घोंसला होता है एकदम मुलायम होता है ना। कह रहा है ना कि यह अपने घोंसले का निर्माण एकदम मुलायम घोंसला बनाती है। और इसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें मिला के बनाती है, देखिए पहले तो टहनी मिलाती है, जड़ें मिलाती है, ऊन, बाल, रुई आदि, इन सब चीज़ों से मिलकर इंडियन रोबिन अपने घोंसले का निर्माण करती है। पूछता है आपके एग्जाम में कि घोंसला बनाती हैं कौन सी पक्षी, कौन कौन सी चीज़ें मिला के घोंसले का निर्माण करती है। तो देखिए, इंडियन रोबिन जो है, कलचड़ी जो पक्षी है, उसका सबसे पहले तो आप ये रखिए कि उसका घोंसला जो होता है एकदम मुलायम होता है, और उसमें टहनी मिलाती है, जड़ें मिलाती है, रुई मिलाती है, ऊन मिलाती है, बाल मिलाती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ये अपने घोंसले का निर्माण करती है ना।
ठीक है, याद रखिएगा इंडियन रोबिन कलचड़ी पौधे पक्षी के बारे में कि वे कौन कौन सी चीज़ें मिला के अपने घोंसले का निर्माण करती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई मिला के अपने घोंसले का निर्माण करती है। चलिए अगला स्लाइड है फाख्ता पक्षी, है ना, डोव बर्ड। फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैसे निर्माण बनाती है, ये देखिए फाख्ता पक्षी का घोंसला। फाख्ता पक्षी क्या होता है ना, ये देखिए ये जो आपको पेड़ दिखता है फाख्ता बड़ी कांटों के बीच में, है ना, नागफनी का पौधा देखा है जो कांटों जैसा होता है, एकदम कांटा कांटा सा लगा रहता है, आप छूते हैं तुरंत चुभ जाता है। ऐसी जगह पे फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाती है। यहाँ देखो फाख्ता पक्षी बैठी हुई है, इसी में आपको नजर आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कांटों के समूह में, है ना। कह रहा है कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो फाख्ता पक्षी है, कैक्टस नागफनी कांटों जैसा, जहाँ उसको कांटों जैसा एकदम दिखाई देता है वैसे पेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाती है ना। और मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। एक मेहंदी पौधा होता है सर, और वे भी एक कटीला जैसा पौधा होता है, वहाँ पे अपना घोंसला बनाती है। तो याद रखिएगा कि फाख्ता पक्षी जो होती है वह घोंसला कहाँ बनाती है, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। चलिए अगले पक्षी के बारे में बात करते हैं। आगे कौन सा जानवर है, आगे है गौरैया और कबूतर, है ना। गौरैया और कबूतर की विशेषता को आप देखिए कि ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, है ना। देखिए गौरैया को हमेशा आप अपने घरों में देखते होंगे, कबूतर भी आपके घरों में ही दिखते हैं, है ना। गौरैया आपके आंगन में, आपके खिड़की पे या फिर आपके घर में घोंसला बना लेती है। कबूतर भी ऐसे ही जगहों पे घोंसला बनाती हैं, है ना, खंडहर जैसे जगहों पे अपना घोंसला बना लेती है। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि गौरैया और कबूतर जैसे पक्षी हैं उनका घोंसला कैसा होता है ना। चलिए देखिए गौरैया की बात हम कर रहे हैं। कह रहा है कि गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है गौरैया, आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। और कबूतर क्या करती है, खंडहर में, पुराने घर में घोंसला बनाती है ना। गौरैया और कबूतर कर जहाँ भी उसको खंडहर जैसा घर दिखाई देता है वहाँ पे अपना घोंसले का निर्माण कर लेती है। और जो गौरैया होती है घर के आसपास, आईने के पीछे, खिड़की पे, ऐसे जगहों पे घोंसला अपना गौरैया बनाती है। ठीक है, तो कबूतर और गौरैया के बारे में इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला है दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में हम बात करते हैं कि यह अपना घोंसले का निर्माण कैसे करती है। देख रहे हैं ना कितना प्यारा सा लटकता हुआ घोंसला है। देखो इसमें दार्जिलिंग चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई है, किस तरीके से लटकता हुआ है इसका, कितना प्यारा सा घोंसला लग रहा है। हम अपने पेड़ों पे लटकते लटकते जो घोंसला दिखता है आपको ना, वो दार्जिलिंग चिड़िया बनाती है ना। टेलर बर्ड, दार्जिलिंग चिड़िया टेलर बर्ड, यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों से छेद कर सीख कर घोंसला बनाती है। कैसे बनाती है, अपने नुकीली चोंच जैसे अपने चोंच से पत्तों को छेद कर सीख कर या घोंसले का निर्माण करती है। कौन सी चिड़िया, दार्जिलिंग चिड़िया। देखो कैसे लटकता हुआ उसका घोंसला आपको नजर आ रहा है ना। चलिए आगे कौन सी पक्षी है, शक्करखोरा पक्षी। शक्करखोरा पक्षी के बारे में बात करते हैं कि यह अपने घोंसले का निर्माण कैसे करती है। ये है शक्करखोरा, ये आपको दिख रहा है उसका घोंसला या फिर उसका घर। देखिए यह एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता घोंसला बनाती है ना। यह एक पेड़ या झाड़ियों पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है ना। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चिथड़े होते हैं, है ना। जो शक्करखोरा पक्षी है या पेड़ों पे, टहनियों पे लटकता हुआ घोंसले का निर्माण करती है। और अपने घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिलाती है ना, क्या क्या चीज़ें मिला के घोंसले का निर्माण करती है, तो वह उसमें रुई मिलाती है, सूखे पत्ते मिलाती है और कपड़ों के चिथड़े मिला के अपने घोंसले का, अपने घर का निर्माण करती है ना। तो ये है शक्करखोरा। ठीक है, शक्करखोरा पक्षी कैसे अपने घोंसला बनाती है, तो लटकते हुए पौधों पर, टहनियों पर घोंसला बनाती है। उसमें रुई, सूखे पत्ते, कपड़े, चिथड़े आदि मिला करके घोंसले का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वीवर पक्षी, है ना। देखिए वीवर पक्षी,
ये है बीवर पक्षी का घोंसला। ये बैठा हुआ है नर बीवर और ये है मादा बीवर। ये बैठा है नर बीवर और ये मादा। इसकी विशेषता क्या है ना। बीवर पक्षी की अगर हम बात करते हैं बीवर बर्ड की, तो देखिए बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। ये नर जो पक्षी आपको बीवर दिख रहा है, ये क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है। ठीक है, घोंसले का निर्माण करता है। ठीक, घोंसले का निर्माण करता है तथा मादा उसे चुनती है ना। बीवर पक्षी जो होता है, नर बीवर पक्षी, वह घोंसलों का घर का निर्माण करता है और मादा पक्षी उसे चुनती है कि वह उसके रहने के योग्य है या नहीं, है ना। बीवर ढेर सारे घोंसलों का निर्माण करता है और मादा पक्षी, बीवर मादा जो होती है, वह घोंसले को चयन करती है कि कौन से उसके रहने के योग्य है और तब जाके वह उस घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बीवर पक्षी जो नर होता है वह घोंसले का निर्माण करता है और जो मादा बीवर पक्षी है वह उस घोंसले में रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बगुला, है ना। बगुला पक्षी कौन सा है, बगुला पक्षी के बारे में हम देखते हैं। यह है बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है ना। आप ऐसे जानवर, जब मवेशी चर रहे होते हैं जानवर खेतों में, तो आप देखते हैं उनके सर पे, उनके पीठ पे, उनके ऊपर बगुले बैठ जाते हैं। क्या करते हैं वे, है ना, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और उनके ऊपर जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उनको खाते हैं। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को उससे भोजन मिल जाता है ना। और जो भैंस के ऊपर कीड़े होते हैं, दोनों का फायदा है। देखिए वहाँ पे बगुले को खाना मिल जाता है ना। ये जो बगुला आपको दिख रहा है यहाँ, तो उसको खाना मिल जाता है और भैंस को क्या होता है, कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, भैंस को क्या होता है, कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। बगुला और भैंस सहजीविता का संबंध है। बगुला और भैंस में किस चीज़ का संबंध है, सहजीविता का। सहजीविता मतलब कि दोनों को यहाँ लाभ हो रहा है ना। बगुले को उसके भोजन मिल जाता है और भैंस को उस कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर बगुले और भैंस का जो संबंध है वह सहजीविता का संबंध है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कौन सा है, वसंत गौरी पक्षी। वसंत गौरी पक्षी के बारे में देखते हैं कि यह बसंत गौरी को कठफोड़वा भी कहा जाता है ना। टुक टुक कठफोड़वा। देखिए बसंत गौरी पक्षी, है ना, कठफोड़वा, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडा देती है ना। आप देख रहे हैं यह पेड़ का तना है, मोटा वाला तना, इसके अंदर वह छेद करती है। ठीक है, इसके अंदर वह छेद करती है कठफोड़वा, जिसको हम बसंत गौरी पक्षी के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता है कि यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है ना। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ कर खाती भी है ना। अब देखिए यहाँ इसको फायदा कितना हो रहा है। सबसे पहले तो यह पेड़ के तने को खोद के उसमें, है ना, अपना घोंसला बना लेती है। उसके पेड़ के तने के अंदर उसमें अंडा देती है और जब वो पेड़ को गहरा छेद कर रही होती है तो उसमें जो कीड़े मकोड़े मिलते हैं उसे खाकर अपना पेट भी भर लेती है ना। वहाँ उसे भोजन भी मिल जाता है और उसके घोंसले का निर्माण भी हो जाता है। तो आप ये कठफोड़वा बसंत गौरी पक्षी के बारे में विशेषता को ध्यान रखिएगा कि वह पेड़ के तनों को गहरा छेद बनाकर उसमें अंडा देती है और साथ ही साथ उसे वहाँ पे भोजन भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौवा के बारे में बात करते हैं, है ना। ये कौवे का, ये सब जो आपको दिख रहा है कौवे का घोंसला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पेड़ की सबसे ऊंची पर कौन बनाता है और जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, इस बात को आप अंदर समझिएगा। ठीक है, अंतर आप इसमें समझिए कि अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है ना। कौवा जो होता है, अगर पेड़ पर जब भी घोंसला बनाता है तो सबसे ऊपर, और जो चीलबाज जैसे गिद्ध होते हैं वे जंगल में सबसे ऊंचे जो पेड़ होते हैं उस पे घोंसला बनाते हैं। तो कौवे के बारे में विशेषता याद रखिए कि यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक है, और कौवों के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं याद रखिए, लोहे के तार होती हैं और टहनियाँ भी होते हैं। लकड़ी की छोटी छोटी टहनियाँ, लोहे के तार, इन चीज़ों से मिलाकर कौवे अपने घोंसले का निर्माण करते हैं पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। इस बात को याद रखिएगा। और सबसे ज़बरदस्त बात तो यह है कि
कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। कौवे के घोंसले में कौन अंडा देती है? कोयल अंडा देती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, उल्लू के बारे में बात करते हैं। उल्लू के बारे में बात करते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है, मतलब आप समझे कि जो कोयल होती है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। वे क्या करती है कि कौवों के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवे बेचारा अपना अंडा समझकर उस अंडे को भी सेते हैं, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये हमारा अंडा था ही नहीं, हमारा बच्चा है नहीं। तो कोयल इतनी चालाक होती है कि घोंसले का निर्माण नहीं करती और कौवे के घोंसलों में अपने अंडा दे जाती हैं। ठीक है, आइए देखिए उल्लू के बारे में बात करते हैं। उल्लू 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 के बारे में बात करते हैं। देखिए उल्लू पक्षी कौन है? आउल बर्ड। यह एक निशाचर जानवर है। निशाचर मतलब समझ रहे हैं, रात्रि को चलने वाला, है ना, जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। अब उल्लू क्या होता है? अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है ना, और यह इससे रात में ही दिखाई देता है। निशाचर जानवर है। ठीक है, क्या करता है उल्लू जो है? अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है। और यहाँ एक और प्रश्न बनता है, यदि आपसे कहे कि झटके से अपने आगे पीछे गर्दन को कौन करता है, तो मैना करता है, और चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा लेता है, वह है उल्लू, है ना। उल्लू की विशेषताओं के बारे में आप जानिएगा। इस रात्रि में ही दिखाई देता है और अपने गर्दन को यह चारों तरफ घुमा सकता है। आगे देखिए मैना की बात कर रहे थे हम ना। अब देखिए मैना पक्षी कौन सी होती है ना। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती हैं, रेगिस्तान में, है ना, रेगिस्तानी इलाकों में। और मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। मैना क्या करती है कि अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है, और उल्लू क्या करता है कि अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा के देख सकता है। तो मैना और उल्लू के बारे में अंतर आप ध्यान रखिएगा कि मैना झटके से अपने गर्दन को दाएं पीछे कर लेता है, और उल्लू क्या करता है कि अब पूरे अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, है ना। कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एक साथ उनको हम देख लेते हैं। देखिए पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के पंख क्यों रूपांतरित क्यों बने होते हैं? तो उड़ने के लिए, है ना, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, इन चीज़ों के लिए पक्षी अपने पंख का यूज करती हैं। पक्षियों की जो चोंच होती हैं वे दांत नहीं होते। पक्षियों की चोंच में क्या होते हैं? दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिए कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं। और पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं पक्षियों के हृदय में। ठीक है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। और पक्षियों के चोंचों में जो होते हैं उसमें दांत नहीं होते हैं। और इस बात को याद रखिए, पक्षियों के जो पंख होते हैं उन्हें उड़ने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए ही रूपांतरित या बनाए गए होते हैं। उनका इस यूज में काम होता है। ठीक है, ठीक, आप देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा, क्योंकि सभी जो पॉइंट्स हैं, जो पक्षियां हैं, आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए, ये रहा कि एम जो है कीवी है, पेंगुइन है, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं, है ना, ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ये सब जो पक्षियां हैं नहीं उड़ती हैं। अब देखिए पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, है ना, वो भी कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। पक्षियां अपने घोंसलों का निर्माण क्यों करती हैं? अंडे देने के लिए। और कौन से महीने में? अगर आपसे यह पूछे तो अप्रैल माह में। ठीक है, चलिए पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, हल्की होती, तभी तो वे आसानी से उड़ पाते हैं ना, उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, चलिए पक्षी अपने घोंसले का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि वह उसमें अंडा दे सके। अब देखिए आगे है, पक्षी एक ही समय पर 2 आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकती हैं। पक्षी की यह सबसे बड़ी एक और विशेषता आपके सामने देखिए कि पक्षी क्या करती है कि अपने दोनों आंखों से 2 अलग अलग चीजों पे एक ही समय पर नजर डाल सकती है ना। आप डाल सकते हैं दोनों आंखों से 2 अलग अलग वस्तु पे? बिल्कुल नहीं। ये देखिए इनका एक विशेषता है कि एक ही समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेती हैं। ठीक है, आगे है,
पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। अधिकतर पक्षियाँ अपने गर्दन को इधर उधर इसलिए घुमाते हैं अपने शिकार को देखने के लिए, अपने भोजन को देखने के लिए, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। ठीक है, इसलिए वे अपने गर्दन को ज़्यादातर घुमाते रहते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना दूर तक देख सकते हैं? तो 4 गुना दूरी तक चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे देख सकते हैं। हमने बात की है कि जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं वे 8 मीटर की दूरी से ही देख पाते हैं। चलिए, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं? सफ़ेद और काले, है ना। रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वे हर चीज़ों को काले और सफ़ेद ही देख पाते हैं। और चील, बाज जैसे पक्षी जो है वे हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। यह पॉइंट भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं कि रात में जो जागने वाले जानवर हैं वे उन्हें कौन कौन सा रंग दिखाई देते हैं? तो सफ़ेद और काले। चलिए, सफ़ेद और काले। अब आइए जानवरों के दांतों के बारे में बात करते हैं, है ना। जानवरों के दांतों के बारे में बात करते हैं। लिखा है कि तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग जानवरों के दांत भी अलग अलग तरीके के होते हैं। निकला है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। किस काम के लिए? पत्तियों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। और पीछे के दांत चपटे होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है। और अगला है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं।